जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कोई आम इंसान अपनी स्क्रीन के सामने बैठा है। बाजार का जो इंडेक्स है वो लगातार लाल रंग में चमक रहा है। वो पैनिक वाला माहौल, बिल्कुल। हाँ, और फिर अचानक खबर आती है कि बाजार 14.5% तक गिर चुका है। मतलब ऐसे में एक आम निवेशक क्या करता है? अगर हम वित्तीय दुनिया की पुरानी किताबें देखें तो वो तो यही कहती हैं कि ऐसे वक्त में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सही बात है। लोग अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर भागने लगते हैं ना। बिल्कुल। दशकों से शेयर बाजार का यही दस्तूर रहा है। मतलब जब किसी इंसान की मेहनत की कमाई अचानक से कम होती हुई स्क्रीन पर दिखती है तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि जो बचा है उसे किसी तरह बचा लिया जाए। हाँ, वो पैनिक सेलिंग। हाँ, इस पैनिक सेलिंग ने न जाने कितने लोगों का भारी नुकसान किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो इन सभी पुराने नियमों को पूरी तरह से गलत साबित कर रही है। ये सच में बहुत हैरान करने वाला डेटा है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही है। हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के चौथी तिमाही यानी 31 मार्च 2026 तक के अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट की पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि जब बाजार में इतनी भारी गिरावट आई तो असल में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और निवेशकों का व्यवहार कैसा रहा, और साथ ही ये भी देखना कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस मुश्किल माहौल में वित्तीय तौर पर कैसा प्रदर्शन कर रही थी। हाँ, और मैं बता दूं, जो आंकड़े हमारे सामने हैं ना, वो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें कोई अनुमान या थ्योरी नहीं है। मतलब ये एकदम जमीनी हकीकत है। हाँ, हार्ड डेटा है एकदम। सही कहा। ये दिखाता है कि जब बाजार असल में गिर रहा था तब लोग सिर्फ सोच नहीं रहे थे बल्कि अपने बैंक खातों से सच में क्या कर रहे थे। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों पर ही आते हैं। हाँ। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 के अंत में निफ्टी 50 26,130 के स्तर पर था। ठीक है। और फिर मार्च 2026 के अंत तक ये सीधे गिरकर 22,331 पर आ गया। मतलब ये लगभग 14.5% की गिरावट है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। बहुत बड़ी। किताबी ज्ञान के हिसाब से तो ये वो समय था जब निवेशकों को बाजार से पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निवेशकों ने बाजार से भागने के बजाय और ज्यादा पैसा अंदर डालना शुरू कर दिया। एक मिनट, भागने के बजाय और पैसा डाला? हाँ। इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद इसी चौथी तिमाही में इक्विटी फंड्स में 1.24 ट्रिलियन यानी 1,24,000 करोड़ रुपए का भारी नेट इनफ्लो आया। बाप रे, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा। बिल्कुल। और ये कोई पुराना पैसा नहीं है जो बस एक फंड से निकालकर दूसरे फंड में डाल दिया गया हो जी। ये बाजार में आया बिल्कुल नया पैसा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 14.5% की भारी गिरावट के बीच 1.25 लाख करोड़ रुपए का आना, मतलब ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे सर्दियों के मौसम में अचानक कोई भयंकर बर्फीला तूफान आ जाए। आमतौर पर लोग डर कर अपने घरों में छुप जाते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ निवेशक तूफान से डरने के बजाय इसे किसी बड़े मॉल की विंटर क्लियरेंस सेल की तरह देख रहे हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। मतलब उन्हें लग रहा है कि जो अच्छे शेयर्स कल तक बहुत महंगे थे वो आज इस तूफान की वजह से भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो चलो खरीदारी कर लेते हैं। हाँ, और बाजार में गिरावट को एक डिस्काउंट सेल की तरह देखना ये एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव का संकेत है। भारतीय निवेशकों में ये मैच्योरिटी पहले नहीं दिखती थी। सही बात है। और इसका सबसे पक्का सबूत हमें SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के आंकड़ों में मिलता है। अच्छा, SIP के आंकड़े क्या कहते हैं? मार्च 2026 में जब बाजार निचले स्तर पर था तब SIP का आंकड़ा 32,087 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक महीने का SIP इनफ्लो 32,000 करोड़। हाँ, जरा इस वृद्धि को देखिए। दिसंबर 2025 में ये 31,020 करोड़ था और ठीक एक साल पहले मतलब मार्च 2025 में ये सिर्फ 25,926 करोड़ था। मतलब लगातार बढ़ती हो रही है, चाहे बाजार गिरे या उठे। बिल्कुल। अर्निंग कॉल में स्पष्ट बताया गया है कि गिरावट वाले दिनों में निवेशकों ने बड़े टिकट साइज के साथ निवेश किया। मतलब जब बाजार गिरता दिखा तो घबराने के बजाय लोगों ने अपनी निवेश की रकम बढ़ा दी। लेकिन यार एक चीज यहाँ मुझे बहुत उलझन में डाल रही है। क्या इसका मतलब ये है कि भारत का हर एक निवेशक अचानक से इतना निडर हो गया है कि उसे 14.5% के क्रैश से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मतलब कोई तो डर होगा ना।
या फिर वो खुद को बचाने के लिए बैकग्राउंड में कोई और ही रणनीति अपना रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डर पूरी तरह से खत्म हो गया है। इंसान है तो डर तो लगेगा ही। हाँ, वही तो। बात यह है कि निवेशकों को अब अपने डर का प्रबंधन करना आ गया है। ट्रांसक्रिप्ट से साफ होता है कि बहुत सारा पैसा सीधे सीधे सिर्फ इक्विटी में नहीं जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? बाजार की अनिश्चितता को देखकर लोग डायनामिक एसेट एलोकेशन और मल्टी एसेट फंड्स जैसी रणनीतियों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी बचाव की रणनीति है। डायनामिक एसेट एलोकेशन, ये टर्म सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। एक आम इंसान के नजरिए से ये असल में काम कैसे करता है और कोई सीधे इक्विटी के बजाय इसे क्यों चुनेगा? अच्छा, इसे ना एक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह समझें। स्मार्ट थर्मोस्टेट? हाँ, जैसे एक साधारण हीटर को आपको खुद बार बार कम या ज्यादा करना पड़ता है ना? अच्छा। सर्दी लगी तो बढ़ा दिया, गर्मी लगी तो कम कर दिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्मार्ट थर्मोस्टेट कमरे का तापमान देखकर खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी बिल्कुल यही करते हैं। अच्छा, मतलब ये बाजार के हिसाब से खुद को बदलते हैं? एकदम सही। जब बाजार का तापमान बहुत ज्यादा होता है, यानी बाजार महंगा होता है, तो ये फंड्स अपने आप इक्विटी से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर डाल देते हैं। जैसे कि डेट या बॉन्ड्स में? हाँ, बिल्कुल। और जब बाजार गिरता है और सस्ता हो जाता है तो ये वापस से इक्विटी खरीद लेते हैं। क्या बात है! इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि निवेशक को रोज बाजार देखकर घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। फंड उनके जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ये संतुलन खुद ही बना लेता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को अब समझ आ गया है कि उन्हें सारा तनाव खुद नहीं पालना है, वो स्मार्ट तरीके अपना रहे हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि ICICI, प्रूडेंशियल, AMC जैसी कंपनियां इसका सीधा फायदा उठा रही हैं। हाँ, उनके वित्तीय आंकड़े तो यही गवाही देते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का कुल म्यूचुअल फंड औसत AUM यानी क्वार्टरली एवरेज AUM 11.05 ट्रिलियन हो गया है। ये 25.6% की शानदार सालाना वृद्धि है। और सिर्फ इक्विटी की बात करें तो उनका मार्केट शेयर 14.2% तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। बहुत बड़े हैं। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ में आता है कि कंपनी ने अपना पूरा पोर्टफोलियो हर मौसम के हिसाब से तैयार किया है। मतलब हर तरह के निवेशक के लिए कुछ न कुछ है। हाँ, निवेशक चाहे आक्रामक खेलना चाहे या फिर बचाव की मुद्रा में रहे, जैसे वो डायनामिक एलोकेशन में, उनके पास हर स्थिति के लिए एक प्रोडक्ट मौजूद है। सही है। यही वजह है कि उनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 15.17 बिलियन रही, जो कि करीब 19.5% की सालाना वृद्धि है ना? बिल्कुल 19.5%। और उनका टैक्स देने से पहले का जो कोर मुनाफा है यानी PBT, वो 11.28 बिलियन रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? कंपनी बहुत मोटा पैसा बना रही है। हाँ, मुनाफा तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस रिपोर्ट में जब मैं अलग अलग एसेट क्लास के मार्जिन का ब्रेकडाउन देख रहा था तो मुझे कुछ चीजें बहुत अजीब लगी। अच्छा, क्या अजीब लगा? रिपोर्ट कहती है कि कंपनी इक्विटी पर 67 बेसिस पॉइंट का मार्जिन कमाती है। हाँ, इक्विटी में मार्जिन ज्यादा होता है। डेट फंड्स पर 32 बेसिस पॉइंट, आर्बिट्राज फंड्स पर 30 बेसिस पॉइंट, लिक्विड फंड्स पर 12 बेसिस पॉइंट और पैसिव फंड्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ETF, उन पर सबसे कम मार्जिन है, मात्र 10 बेसिस पॉइंट। पहले तो जरा इस बेसिस पॉइंट के गणित को सुलझाते हैं। ये होता क्या है? बेसिस पॉइंट वित्तीय दुनिया का एक पैमाना है। 100 बेसिस पॉइंट का सीधा सा मतलब होता है 1%। अच्छा, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। हाँ, तो जब हम 67 बेसिस पॉइंट कहते हैं तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपए के निवेश पर कंपनी सालाना 67 पैसे कमा रही है। ठीक है, गणित समझ आ गया। तो अगर पैसिव फंड्स पर मार्जिन सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट है, यानी 100 रुपए पर सिर्फ 10 पैसे की कमाई। बिल्कुल सही। और उसी रिपोर्ट में लिखा है कि इन्हीं पैसिव फंड्स में सबसे जबरदस्त 48.3% की सालाना वृद्धि हुई है और ये 1.84 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गए हैं। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट सबसे तेजी से बिक रहा है, उसी पर वो सबसे कम मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ, डेटा तो यही कहता है। तो क्या ये रणनीति आगे चलकर कंपनी के कुल मुनाफे के लिए एक चुनौती नहीं बन जाएगी? मतलब कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। सतही तौर पर देखने पर ऐसा ही लगता है कि मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें सुपरमार्केट मॉडल और बुटीक मॉडल का फर्क समझना होगा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, इक्विटी फंड्स किसी बुटीक की महंगी घड़ियों की तरह हैं। वहाँ रिसर्च टीम बैठती है, फंड मैनेजर होते हैं, बाजार का रोज का एनालिसिस होता है, इन सब में बहुत सारे खर्चे होते हैं,
इसीलिए वहां कंपनी को ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। हाँ, खर्चे निकालने के लिए 67 पैसे लेना बनता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड या गोल्ड ETF, ये सुपरमार्केट के उस सामान की तरह है जिसे बस शेल्फ पर रखना होता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं। एकदम नहीं। इसमें कंपनी को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये फंड सिर्फ सोने के भाव या इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए इसको चलाने की लागत न के बराबर होती है। ओहो, अब समझ में आया। हाँ, और जब वॉल्यूम इतनी तेजी से बढ़ता है, जैसे आपने बताया 48.3% की वृद्धि, तो वो 10 पैसे का छोटा सा मार्जिन करोड़ों के वॉल्यूम के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और स्थिर रेवेन्यू बनाता है। अच्छा। इसीलिए कम मार्जिन होने के बावजूद उनका कुल मुनाफा लगातार बढ़ ही रहा है। वॉल्यूम गेम है ये। तो मतलब कंपनी महंगी घड़ियां भी बेच रही है और करोड़ों की तादाद में माचिस की डिब्बियां भी बेच रही है, और दोनों से मुनाफा आ रहा है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। ये तो बात हो गई कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कंपनी कमा कैसे रही है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। किस हिस्से ने? ये पैसा आखिर ला कौन रहा है? अर्निंग कॉल के अनुसार मार्च 2026 तक कंपनी का यूनिक कस्टमर बेस 1.7 करोड़ यानी 17 मिलियन हो गया है। बहुत बड़ा नंबर है। और इंडस्ट्री में 50 से 60% नए ग्राहक फिनटेक या डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों से आ रहे हैं, यानी एप्स के जरिए। बिल्कुल। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या? ये महज तकनीक या एप्स का बदलाव नहीं है। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय बदलाव है। मतलब नई तरह के लोग आ रहे हैं। हाँ, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है ना, ये मुख्य रूप से यंग इंडियंस यानी देश के युवाओं को बाजार में ला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद अभी-अभी अपनी पहली नौकरी मिली है। यार, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो जब किसी को पहली नौकरी मिलती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस ले जाकर फिक्स डिपॉजिट या RD खुलवाते थे। हाँ, ये तो हर घर की कहानी थी। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड को तो बस एक ऑल्टरनेट या बहुत जोखिम भरा विकल्प माना जाता था कि यार इसमें पैसे डूब सकते हैं। सही बात है। लेकिन आज के युवा इसे अपना डिफॉल्ट सेविंग अकाउंट मान रहे हैं। मतलब पैसा आया नहीं कि सीधा SIP में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है इन फिनटेक एप्स द्वारा दी जाने वाली सुविधा। आज का जो युवा है ना, वो एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस चाहता है जिसमें कोई रुकावट ना हो। फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस। बिल्कुल। उसे ढेर सारे कागजात लेकर किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। वो उसी स्मार्टफोन की स्क्रीन से पिज्जा ऑर्डर करता है, उसी स्क्रीन से कैब बुक करता है और उसी स्क्रीन से 500 रुपए की SIP भी शुरू कर देता है। 2 मिनट का काम है। हाँ, तकनीक ने निवेश के इस पूरे अनुभव को इतना आसान बना दिया है कि ये उनके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति का एक दूसरा पहलू भी तो है। वो क्या? रिपोर्ट बताती है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में डायरेक्ट प्लान का हिस्सा 28.9% हो गया है। डायरेक्ट प्लान यानी जहां बीच में कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सब कुछ सीधा ऐप से ग्राहक और कंपनी के बीच हो रहा है। हाँ, डायरेक्ट निवेश। तो क्या ये माना जाए कि वो जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स थे, उनका व्यापार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ये निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से गलत होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसी रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि MFD यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आज भी 36.7% का एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं। ओहो, मतलब डायरेक्ट से भी ज्यादा। बिल्कुल। असल में हुआ ये है कि फिनटेक एप्स ने बाजार का दायरा इतना बढ़ा दिया है कि अब दोनों व्यवस्थाओं के लिए बाजार में पर्याप्त जगह है। मैं समझा नहीं, थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मान लीजिए एक 22 साल का युवा है। वो 1000 रुपए की SIP डायरेक्ट ऐप से बिना किसी की मदद के शुरू कर सकता है। हाँ, वो तो वो खुद कर लेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति 35 साल का होगा, उसकी सैलरी बढ़ चुकी होगी, उसके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा, टैक्स की उलझनें होंगी, तब कोई ऐप उसे वो मानसिक शांति नहीं दे सकता जो एक अनुभवी इंसान दे सकता है। हाँ, तब तो किसी एक्सपर्ट की सलाह चाहिए ही होगी। बिल्कुल। बड़े और जटिल फैसलों में आज भी इंसान की जरूरत होती है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल खत्म नहीं हो रहा है, बस बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और जटिल फैसलों से मुझे याद आया, चलिए अब स्पेक्ट्रम के एकदम दूसरे छोर पर चलते हैं। दूसरे छोर पर? हाँ, जहां एक तरफ ये 1000 रुपए वाले नए डिजिटल निवेशक हैं, वहीं इस रिपोर्ट में बड़े और अति अमीर निवेशकों के लिए भी काफी कुछ है। मेरा मतलब HNI से है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
हाँ, उनके लिए कंपनी क्या कर रही है ये देखना भी बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के ऑल्टरनेट्स बिजनेस का औसत AUM 729.95 बिलियन तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, 1 अप्रैल 2026 से कंपनी ने ICICI वेंचर्स के कुछ खास फंड्स के निवेश प्रबंधन को अपने अधीन ले लिया है। अच्छा। हाँ, और इसमें 46.28 बिलियन के फी पेइंग कमिटेड फंड शामिल हैं। तो ये फी पेइंग कमिटेड फंड्स का क्या चक्कर है? ये कदम ना उनके व्यापार को पूरी तरह बदल देता है। फी पेइंग कमिटेड फंड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। ये वो पैसा है जो बड़े निवेशकों ने एक तय समय के लिए लॉक कर दिया है। ये पैसा रोजमर्रा के शेयरों में नहीं लगता। तो कहाँ लगता है? ये जाता है प्राइवेट इक्विटी में, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में और अफोर्डेबल रियल एस्टेट जैसे लंबे प्रोजेक्ट्स में। ओहो, मतलब लंबा गेम है। बिल्कुल। और कंपनी को इस पैसे पर बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार गिरे या उठे, उन्हें इस कमिटेड रकम पर अपनी मैनेजमेंट फीस लगातार मिलती रहती है। अरे वाह, ये तो ऐसा हो गया है कि आपके मोहल्ले की जो छोटी किराने की दुकान थी वो अब एक ग्लोबल सुपर मॉल बन गई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तुलना की आपने, है ना? मतलब उसी एक छत के नीचे एक आम आदमी की छोटी सी लिक्विड फंड की SIP चल रही है और उसी छत के नीचे करोड़पति लोग स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट में अपना करोड़ों का फंड दांव पर लगा रहे हैं। हाँ, और ये सुपर मॉल सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। बाहर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उन्होंने गिफ्ट सिटी में यानी IFSC में स्मार्ट नेविगेटर फंड लॉन्च किया है। ये बाहर से आने वाले विदेशी निवेश को संभालेगा। क्या बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दुबई में भी अपना एक नया ऑफिस सेटअप किया है। मतलब वो पूरी दुनिया के निवेशकों को भारत की इस विकास यात्रा से जोड़ना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पूरे ग्लोबल सुपर मॉल को चलाने के लिए बेहतरीन दिमागों की भी तो जरूरत होगी। हाँ, टैलेंट रिटेंशन तो सबसे जरूरी है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और इसी को लेकर ट्रांसक्रिप्ट के आखिरी हिस्से में ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान और ESU की बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 3 सालों में, मतलब वित्त वर्ष 2027 से, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1.2 से 1.3 बिलियन का नॉन कैश खर्च दिखाई देगा। हाँ, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। ये नॉन कैश खर्च क्या होता है? मतलब खर्च हो रहा है लेकिन कैश नहीं जा रहा? हाँ, नॉन कैश खर्च का मतलब यही है कि कंपनी के बैंक खाते से असल में कोई नकद पैसा बाहर नहीं जा रहा है। तो फिर ये खर्च कैसा? ESU या स्टॉक यूनिट्स देकर कंपनी असल में अपने सबसे बेहतरीन कर्मचारियों को ये वादा कर रही है कि वो भविष्य में कंपनी के शेयरों के हिस्सेदार बनेंगे। अच्छा, उन्हें कंपनी का मालिक बना रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। ये उन्हें कंपनी के साथ लंबे समय तक जोड़े रखने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। लेकिन अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार इस वादे की जो आज की कीमत है, उसे उन्हें अपने बही खातों में एक खर्च के रूप में दिखाना पड़ता है। समझ गया। तो ये पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, ये भविष्य की स्थिरता और अच्छे टैलेंट को रोके रखने के लिए किया गया एक जरूरी निवेश है। सही है। तो अगर हम आज की इस चर्चा के इन सारे पन्नों और आंकड़ों को समेटें तो इस गहरे विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बातें हैं। बताइए। पहली बात तो ये कि भारतीय निवेशक अब घबराहट का शिकार नहीं होते। 14.5% की भयंकर मार्केट गिरावट भी उन्हें भागने पर मजबूर नहीं कर पाई। उनका व्यवहार बहुत परिपक्व हो गया है। बिल्कुल, वो पैनिक सेलिंग वाली बात अब पुरानी हो गई। हाँ। दूसरी बात, डायनामिक एसेट एलोकेशन जैसे फंड्स के जरिए उन्होंने अपने निवेश को सुरक्षित करने का एक बहुत ही समझदार तरीका ढूंढ लिया है। अब वो सिर्फ आंख बंद करके रिस्क नहीं ले रहे हैं। वो स्मार्ट थर्मोस्टेट वाला लॉजिक। एकदम सही। और तीसरी बात, ICICI प्रूडेंशियल AMC न सिर्फ आज के रिटेल निवेशकों और उनके भारी वॉल्यूम को संभाल रही है, बल्कि वो बड़े ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल मार्केट के जरिए कल की बड़ी चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत खूब। मतलब हम एक ऐसे युग को देख रहे हैं जहां भारत का वित्तीय ढांचा पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। बिल्कुल। तकनीक की आसानी और पुरानी समझदारी, ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर इस बाजार को आगे ले जा रही हैं। लेकिन यार, इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार गूंज रहा है जिस पर शायद हमने सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है? जरा कल्पना कीजिए, आज जो 50 से 60% नए युवा निवेशक सिर्फ अपने स्मार्टफोन और फिनटेक ऐप्स के जरिए बाजार में आ रहे हैं। हाँ, वो फर्स्ट जॉबर वाले। बिल्कुल। जो अभी महज 1000 या 500 रुपए की SIP कर रहे हैं, आज से 10 या 15 साल बाद क्या होगा? तब तो वो काफी सीनियर हो चुके होंगे। हाँ,
जब यही युवा अपनी जिंदगी के पीक अर्निंग ईयर्स यानी अपनी कमाई के चरम पर पहुंचेंगे, जब उनके पास सिर्फ चंद हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो होगा, एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी उनके पास। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या तब भी वे सिर्फ एक ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे अपने सारे वित्तीय फैसले लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तब पारंपरिक बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का जो पूरा ढांचा है वो हमेशा के लिए टूट जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, है ना? या फिर उम्र और संपत्ति बढ़ने के साथ क्या ये डिजिटल नेटिव्स भी वापस उसी पुरानी व्यवस्था की ओर लौटेंगे, जहां उन्हें अपने पैसे के लिए किसी ऐप की नहीं बल्कि किसी असली इंसान के भरोसे की दरकार होगी? मतलब वो ह्यूमन टच वापस ढूंढेंगे। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका पुख्ता जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये एक ऐसा विचार जरूर है जिस पर इस इंडस्ट्री से जुड़े हर इंसान को गहराई से विचार करना चाहिए। खैर, आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी।